वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन जो प्रीवियसली कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट वैकेंसी निकलती है और साथ ही साथ अभी तक किसी भी चैनल पे आपको जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सॉल्व पेपर नहीं मिले होंगे। जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा। तो इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप लोग ANM BSc GNM जो भी अलग अलग स्टेट में सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की आंसर की भी मिल जाएंगी, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि जो भी MP NHM या फिर UP NHM जहाँ पर भी CHO के पेपर हुए उनकी आंसर की कहाँ है, तो वो सब आपको एक प्लेलिस्ट है जिसमें CHO के जो पुराने पेपर हैं उसमें मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहें। और GK से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, कंटेंट के लिए आप मेरा दूसरा चैनल है GK फॉर नर्सेस, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन्स इन फैलोपियन ट्यूब फॉर। ऑप्शन है 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर एंड 72 आवर। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, स्पर्म और जो ओवम जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम है फैलोपियन ट्यूब में कब तक वायबल रह सकता है, जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे। तो एक क्वेश्चन है जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो ओवम का जो वायबल पीरियड है और स्पर्म का है, जो दोनों का अलग अलग होता है। तो ओवम का जो वायबल पीरियड है, जीवित रहने का टाइम है, मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है कब तक फैलोपियन ट्यूब में जीवित रह सकता है, वायबल कंडीशन में रह सकता है, तो ये रह सकता है 24 आवर तक। यदि बात की जाए जो स्पर्म है तो वो कब तक वायबल रह सकता है, तो रहता सकता है 72 आवर तक, 72 घंटे तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, 24 आवर। नेक्स्ट इज इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय फीटल पैंक्रियास वाई। तो इंसुलिन है जो फीटल पैंक्रियास इंसुलिन को कब से सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि जो फीटस है उसमें जो पैंक्रियास का यदि डेवलपमेंट हो गया है तो वो इंसुलिन का सीक्रेशन कब से स्टार्ट करेगी। ऑप्शन है यहाँ पर ए 12th वीक, बी 28th वीक, सी 32 वीक एंड डी 5th वीक। तो जो टोटल जेस्टेशनल पीरियड होता है वो होता है 36 टू 30, किसी किसी जो नॉर्मल है वो है 36 टू 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रहेगी, बट कभी कभी 40 वीक तक की प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन का सीक्रेशन कब से स्टार्ट हो जाता है? फीटल पैंक्रियास के थ्रू, तो ये होता है 12th वीक में। 12वें वीक में क्या होता है, जो फीटल की पैंक्रियास है तो उसकी जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए 12th वीक। नेक्स्ट इज फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा पर मिनट इज बाय द अम्बिलिकल आर्टरी। तो जो फीटल का ब्लड फ्लो हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, फीटल में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, तो पर मिनट वो कितना होगा? जो ब्लड फ्लो कौन कर रहा है? अम्बिलिकल आर्टरी कर रही है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 200 ml पर मिनट, बी 800 ml पर मिनट, सी 600 ml पर मिनट एंड डी 400 ml पर मिनट। तो जो फीटल ब्लड फ्लो हो रहा है अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा, जो प्लेसेंटा करता है उस ब्लड का फ्लो, तो कितना जो ml ब्लड है 1 मिनट में फ्लो होगा, सर्कुलेट होगा, तो होता है 400 ml पर मिनट। तो जो फीटल ब्लड फ्लो है यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको पहले भी बताई हैं कि जो देखिए यहाँ पर फीटल में दो तरीके के सिस्टम होते हैं, जो प्लेसेंटा में दो तरीके से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड का फ्लो करते हैं। एक तो होता है इंटरविलस स्पेस और दूसरा होता है विलाई सिस्टम। तो जो विलाई सिस्टम है यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू कितना ब्लड फ्लो होता है? होता है 400 ml पर मिनट। फीटस पार्ट रहेगा, जो विलाई सिस्टम है कौन सा पार्ट है? फीटस पार्ट है। और जो इंटरविलस स्पेस है ये कौन सा पार्ट है? जो मदर और एम्ब्रियो के बीच का जो कनेक्शन रहेगा, तो मैटरनल पार्ट क्या हो जाएगा? इंटरविलस स्पेस। तो विलाई सिस्टम से जो फीटस में ब्लड का फ्लो होगा थ्रू द प्लेसेंटा है तो कितना होगा? 400 ml पर मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि फीटल ब्लड फ्लो हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, जो अम्बिलिकल आर्टरी उस ब्लड को कैरी कर रही है,
तो कितना होगा 400 ml पर मिनट। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि जो फीटल ब्लड फ्लो हो रहा है किस तरीके का फ्लो है, तो ये कैसा है, विलाई सिस्टम के थ्रू होने वाला फ्लो। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं। एक आता है इंटरविलस स्पेस, जैसे विलाई सिस्टम है जो फीटस और प्लेसेंटा का पार्ट है, ठीक है। तो इंटरविलस स्पेस कौन सा पार्ट है, ये स्पेस है विलाई सिस्टम और जो मदर और एम्ब्रियो जो मदर है उसके जो मैटरनल साइड का पार्ट क्या है, इंटरविलस स्पेस। तो यहाँ पर जो मैटरनल आर्टरीज होती हैं, यूट्राइन आर्टरी होती है, ये ब्लड को कैरी करती हैं प्लेसेंटा तक ले जाने के लिए। फिर वही ब्लड फ्लो है जो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा से बेबी में ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो टोटल ब्लड होता है, जो टोटल ब्लड का फ्लो होता है पूरे सर्कुलेशन में, तो ये होता है 500 से 600 ml पर मिनट। विलाई सिस्टम में जो यहाँ पर जो टोटल ब्लड है वो कितना है, 500 से 600 ml। 500 ml मिनिमम मान सकते हैं, 600 ml मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होता है तो एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं। विलाई सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होता है, सॉरी ब्लड फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, वो होता है 350 ml। और जो इंटरविलस स्पेस है उसमें कितना होता है 150 ml। इन दोनों को मिला के कितना ब्लड माना जाता है 500 ml। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ MSAFP इंडिकेट। तो MSAFP का फुल फॉर्म है यहाँ पर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। तो यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो कौन सी कंडीशन इंडिकेट होगी। ऑप्शन है यहाँ पर ए डायबिटीज, बी रूबेला, सी फीटल कार्डियक डिफेक्ट एंड डी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जनरली जब बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन शो करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD। So here is the right answer is D, neural tube defect. Next is glucose is transported to the fetus through the placenta. Why? तो जो फीटस है उसके लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उस ग्लूकोज को जो प्लेसेंटा है फीटस तक कैसे ट्रांसफ़र करेगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी डिफ्यूज़न, सी फैसिलिटेट डिफ्यूज़न और डी नन ऑफ दी अबव। तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा फीटस में, एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा फीटस के लिए वो होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। देखिए यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, यहाँ पर यदि बात की जा रही है ग्लूकोज की तो होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू, और यदि अमीनो एसिड और प्रोटीन की बात की जाए तो ये होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फीटस तक पहुँचेंगे। और लिपिड और जो फैटी एसिड्स हैं मदर से फीटस में कैसे पहुँचेंगे, ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र होंगे, सिंथेसाइज्ड होंगे, उसके बाद फीटस तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का है इसको आपको याद रखना है कि फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू किस प्रोसेस से पहुँचेगा, तो ये पहुँचता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। यदि प्रोटीन की बात की जाए अमीनो एसिड की, तो ये जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज व्हेन डिड HCG डिसअपियर्स फ्रॉम द सर्कुलेशन आफ्टर डिलीवरी। तो HCG हार्मोन है जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो डिलीवरी के बाद सर्कुलेशन, यदि जो ब्लड में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वहाँ पे HCG हार्मोन है, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद कितने दिनों के अंदर है जो अपने आप से डिसअपियर हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बी आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सी आफ्टर 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, डी विद इन 2 वीक फॉलोइंग द डिलीवरी। तो जो HCG हार्मोन है ये जो बहुत ज़्यादा जो इसकी जो लेवल होता है जनरली थर्ड और फोर्थ मंथ तक बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी में। बट यहाँ पर कहा है कि डिसअपियर मीन्स परमानेंटली कब चला जाएगा, तो ये जो हार्मोन है जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में ही देखने को मिलेगा बॉडी में, प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो HCG हार्मोन है सर्कुलेशन से कब डिसअपियर हो जाएगा, विद इन 2 वीक फॉलोइंग द डिलीवरी होने के 2 वीक के अंदर अंदर ही बॉडी से डिसअपियर हो जाएगा, सर्कुलेशन से डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्कुलेशन की बात की जा रही है, यदि यूरिन और ब्लड जो यूरिन से तो जो एक्सक्रीट हो जाएगा धीरे धीरे यूरिन पास आउट के थ्रू, बट ब्लड से भी धीरे धीरे 2 वीक के अंदर है ये डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैटल डोर प्लेसेंटा मीन्स। प्लेसेंटा को लेकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग जो गायनिक की वीडियो प्रोवाइड किए हैं मिडवाइफरी के, उसमें बताए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बैटल डोर प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटीज़ को लेके मैं नेक्स्ट जो वीडियो बना रही हूँ उसमें पूरे
जो प्लेसेंटा से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बेटलडोर प्लेसेंटा का मतलब क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द फीटस, इंडीड नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बेटलडोर प्लेसेंटा की कंडीशन है यहाँ पर जो प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटा है और एक कॉर्ड कहाँ से अटैच्ड होगी, मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा में, ना कि सेंटर में होनी चाहिए। तो ये जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ ना होके कहाँ पर होगी, मार्जिन जो बिल्कुल बॉडी पार्ट है वहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से कॉर्ड है जो अटैच्ड रहेगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बेटलडोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मॉनिटर्ड। तो एक पेशेंट है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम मीन्स कौन सी कंडीशन होती है, नॉजिया और वॉमिटिंग का होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन होना है वो कहलाती है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। तो यहाँ पर यदि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है किसी क्लाइंट को, तो आप उसके लिए कौन सी कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर ए ब्लड प्रेशर, बी यूरिन शुगर, और सी यूरिन फॉर कीटोन्स, एंड डी नन ऑफ दी अबव। यदि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है तो ये क्यों होती है, जो एचसीजी हार्मोन है इसका लेवल क्या होता है बॉडी में जब बढ़ जाता है, तो इसके कारण हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन प्रेजेंट होगी। इसका लेवल बढ़ेगा तो वॉमिटिंग की कंडीशन होगी, जिसके कारण बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ेगी। तो ये सभी कंडीशन मिला के हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को क्रिएट करेंगी। तो इसके यदि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है तो किसको चेक करेंगे हम, तो इस कंडीशन में हम यूरिन फॉर कीटोन्स, यदि यूरिन में किसी भी तरीके की कीटोन बॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में सीवियर वॉमिटिंग होगी। यदि एचसीजी का हार्मोन बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज लेवल है एचसीजी हार्मोन का, तो वॉमिटिंग की कंडीशन होगी। एचसीजी इंक्रीज होगा, वॉमिटिंग होगी, तो वॉमिटिंग के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में उनका लॉस होगा। और बॉडी के लिए जब ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की किसी भी तरीके से, यदि वॉमिटिंग होती है या डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तो बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो जो फैट डिपॉजिट होता है बॉडी में वो ब्रेक डाउन होने लगता है। तो फैट डिपोजिशन, जो फैट का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, डिपोजिट फैट है यदि वो टूट रहा है तो उससे क्या बनती है, उससे बनती है कीटोन बॉडीज। तो फैट ब्रेकडाउन के बाद क्या बनेगा, कीटोन बॉडीज। तो जो कीटोन बॉडीज हैं यदि यूरिन में प्रेजेंट होंगी तो ये हम सबसे ज़्यादा और पहले चेक करेंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यूरिन फॉर कीटोन्स। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल आफ्टर कंप्लीट डायलिटेशन इज। तो जो सर्वाइकल कैनाल का जो कंप्लीट डायलिटेशन हुई है, यदि सर्विक्स कंप्लीट डायलेट हुई है प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर पेन के टाइम पे, तो सर्वाइकल कैनाल का जो डायमीटर है वो कितना होगा। ऑप्शन है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, और डी 3 सेंटीमीटर। तो सर्वाइकल कैनाल का जो सर्विक्स से फुली डायलेट कब मानी जाती है, कंप्लीट डायलिटेशन, जब 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का सभी को पता होगा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की जो मसल्स हैं उनका दोबारा से, उनकी टोन है वो दोबारा से सही ना हो पाना, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एटोनिक यूट्रस। तो यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा पॉइंट भी कह सकते हैं हम, टॉपिक भी कह सकते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। जो यूट्राइन एटोनी है और जो वहाँ की यूट्रस की जो मसल्स की जो टोन है वो दोबारा से वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाना। तो यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज की बात हम करते हैं तो जब ब्लड का लॉस कितना होता है, 500 ml हो बाय द वेजाइनल डिलीवरी, और सिजेरियन सेक्शन में कितना, 1000 ml। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज। और यदि यही ब्लीडिंग 500 ml जो 500 ml ब्लड है वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू, या फिर 1000 ml ब्लड सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी के फर्स्ट 24 आवर में यदि ये ब्लीडिंग होती है तो ये कहलाते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और यदि यही ब्लीडिंग जो ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट डे से लेके 6 वीक तक चले, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के 6 वीक तक चले, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। जो मोस्ट कॉमन कॉज है, यहाँ पर 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए
कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज तो सिंपल सी कंडीशन है, 500 ml ब्लड का लॉस होना बाय द वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू और 1000 ml सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। यदि यही ब्लीडिंग विद इन 24 जो 4 आवर है 24 घंटे के अंदर हुई है तो ये आएंगे प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज में। और यदि यही ब्लीडिंग 24 आवर से लेकर 6 वीक तक चल रही है तो ये आएंगे सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज में। और यहाँ पे इसके कॉज पढ़ लेते हैं हम कि क्या कारण है। तो यूट्राइन एटोनी, ट्रॉमा, रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज और कोआगुलोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्टमार्टम हेमरेज के। बट जो मेनली पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है वो होती है यूट्राइन एटोनी के थ्रू। तो यहाँ पर यदि जब हम पोस्टमार्टम हेमरेज के जो कारण पढ़ रहे हैं, कॉज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4T है जो याद रखना है, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन। तो यहाँ पर टोन से मतलब है यूट्राइन अटोनी से, मीन्स यूट्राइन अटोनी इज द इनएबिलिटी ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लीड्स टू कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। तो यहाँ पर टोन प्रेजेंट क्या कर रहा है, यूट्राइन अटोनिसिटी को। ट्रॉमा मतलब कोई भी बर्थ कैनाल में इंजरी तो नहीं हुई, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना या फिर पेरिनियम में, और इसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया गया जिसके कारण भी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग है जो हो सकती है। थर्ड है टिश्यू, जो प्लेसेंटा और फीटस के टिश्यू है रिटेंशन तो नहीं हो गए या फिर किसी भी तरीके से प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज के थ्रू या फिर प्लेसेंटा अंदर ही तो नहीं रह गया है। जो प्लेसेंटा, एसेटा और परक्रेटा की कंडीशन के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। और नेक्स्ट है थ्रोम्बिन, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग का जो थक्के बनने की प्रोसेस है वो वहाँ पे फेल हो गई है, या फिर कोआगुलोपैथी जैसी कोई डिसीज है इस कारण से। तो आपको 40 याद रखना है, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। अदर रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, ओबेसिटी, फीवर, जो प्रेगनेंसी में फीवर हो या फिर ब्लीडिंग बिफोर डिलीवरी। जो साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ट्रीटमेंट क्या है, ऑक्सीटोसिन है जो सबसे पहले दिया जाता है डिलीवरी के बाद, ताकि जो पीपीएच है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ऑप्शन है यहाँ पर एंड्रोलॉजी, साइटोलॉजी, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। तो साइटोलॉजी में तो सेल्स की स्टडी की जाती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाती है। यहाँ पर जो अदर टर्म है मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी मीन्स क्या, स्टडी ऑफ सेल्स। और मिडवाइफरी ऐसी, जो मिडवाइफरी एक हेल्थ साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो हेल्थ प्रोफेशन होते हैं, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम पीरियड होता है, इनको चेक करते हैं। सभी कंडीशन किस में आती है, मिडवाइफरी में। गायनेकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें जो गर्ल्स, वुमेन की जो स्पेसिफिक डिसीज उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती हुई प्रोसेस है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी हो सभी किसमें की जाती है, गायनेकोलॉजी में। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, कोई भी हेल्थ इशू तो नहीं है वो चेक किए जाते हैं, वो कहलाते हैं एंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। यदि कंसेप्शन हो गया है तो एंडोमेट्रियम है जो यूट्रस की जो लेयर्स है उसको क्या कहा जाता है, तो वो कहलाती है डेसिडुआ। टर्म दिया जाता है प्रेगनेंसी में, कंसेप्शन के बाद एंडोमेट्रियम को क्या कहलाता है, डेसिडुआ। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है 2 वेन्स 1 आर्टरी, बी 1 आर्टरी 1 वेन, सी 2 आर्टरी एंड 1 वेन एंड डी 2 आर्टरीज एंड 2 वेन। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो टोटल ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो तो होती हैं 3, लेकिन वो कौन कौन सी हैं, तो वो 2 आर्टरी एंड 1 वेन। जो आर्टरी है वो क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से क्या करती हैं, बाहर ले जाती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर जो वुमेन है उसकी बॉडी में ले जाएंगी। और जो अम्बिलिकल वेन है यहाँ पर क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं बेबी के लिए। नेक्स्ट है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। जैसा कि अभी हमने रिसेंट में ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन किसके कारण होती है, जब एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे टॉर्च इंडिकेट। इसके मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे टॉर्च का फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।